चलिए सेट नंबर आज 3 होगा, 2 सेट हो चुका है इसके पहले, सेट नंबर 1 और 2, आज तीसरा सेट होगा। एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए सेट देखना बहुत ज़रूरी है। क्रैश कोर्स के साथ जो क्रैश में भी देख रहे होंगे, टारगेट भी पढ़ते जाना है और टेस्ट पर भी हम लोग को ध्यान देना है। टेस्ट ग्रुप डी एनटीपीसी का अतिरिक्त दरोगा का भी या सिपाही में है उनको भी फायदा करेगा, क्योंकि है तो साइंस ही, और साइंस हर एक एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी होगा। तो सेट नंबर 3 आज हम लोग शुरू करेंगे। सेट नंबर 3, तीसरा सेट का क्वेश्चन अब शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में पहला क्वेश्चन है कि लिटमस विलियन खाली जगह से निष्कासित किया जाता है। 4 चॉइस है, हाइड्रांजिया, जिकोनियम, पिटोनिया, लाइकेन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी 1 का डी मतलब लाइकेन। अब देखिए लाइकेन के बारे में एक दो लाइन। तो लाइकेन एक सहजीवी है ना, जिसमें कवक और शैवाल होता है। तो कवक और शैवाल के संबंध को हम लोग कहते हैं लाइकेन। लाइकेन में क्या रहता है? कवक और शैवाल, कवक और शैवाल, ये दोनों का संबंध ही लाइकेन कहलाता है। लाइकेन से लिटमस पत्र बनाया जाता है। लिटमस पत्र का अपना जो वास्तविक रंग है, नेचुरल कलर है, वो है बैगनी। पूछता है कि लिटमस पत्र का वास्तविक कलर कैसा? बैगनी। और यह नीले लिटमस पत्र को लाल करता है किसमें? अम्ल में, और क्षार में लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। तो 1 नंबर क्वेश्चन से संबंधित अन्य क्वेश्चन भी हम लोग देख चुके हैं। और क्वेश्चन नंबर अब चलेंगे 2, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन 2 में है कि अधिकांश सरीसृपों में एक खाली जगह होता है। पहला है 4 कक्षीय हृदय, बी में है अपूर्ण 3 कक्षीय हृदय, 3 में 3 कक्षीय हृदय, और 4 में है द्विकक्षीय हृदय। किसमें पूछा है? सरीसृप में। तो पहले हम इसका आंसर लिख देते हैं। आंसर हो जाएगा सी। अब देखिए, जैसे मछली है तो मछली के हृदय में 2 कोष्ठ, मछली के हृदय में 2 कोष्ठ होता है। ऊपर वाला कहते हैं ऑरिकिल, इसको एटेरियम भी बोलते हैं या ऑरिकिल कहते हैं। ऑरिकिल को कहते हैं आलिंद, ऑरिकिल को आलिंद। और नीचे हो गया निलय यानी वेंट्रिकल, इसको कहते हैं निलय। आलिंद और निलय, मछली के हृदय में 2 कोष्ठ, आलिंद और निलय। आलिंद ऊपर में और निलय नीचे। ऐसे याद रखने के लिए जान लेंगे कि अ से ऊपर, आवाज से आलिंद, और निलय में न से नीचे, और न से नीचे, और न से निलय। इंग्लिश में भी अगर याद रखेंगे तो पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए आएगा तब भी, यानी ऑरिकिल और तब वेंट्रिकल। तो ये हो गया मछली में। अगला देखते हैं मेढक जो एम्फीबिया में आता है। मेढक है एम्फीबिया में, जिसको हिंदी में कहते हैं उभयचर। और सरीसृप इसको कहते हैं रेप्टाइल्स। तो सरीसृप में आता है छिपकली, गिरगिट, सांप इत्यादि। तो सरीसृप और मेढक में हार्ट चैम्बर 3 होता है, 2 ऑरिकिल और 1 वेंट्रिकल। लेकिन सरीसृप में एक होता है मगरमच्छ, इसमें होता है हृदय चैम्बर अंशतः 4, पूर्णतः नहीं बल्कि अंशतः का मतलब हुआ कि कंप्लीट नहीं, बल्कि थोड़ा सा कटा हुआ रहेगा। तो अंशतः 4 चैम्बर किस में? मगरमच्छ में।
और सरीसृप और एम्फीबिया में यानी मेढक में कितना, तो 3 चैम्बर हार्ट, मछली में 2 चैम्बर हार्ट, पक्षी और मनुष्य में, मनुष्य और पक्षी, तो मनुष्य का एक मतलब स्तनधारी पूरा लीजिए, स्तनधारी जिसमें आएगा मनुष्य, गाय, बैल, भैंस, बकरी, चूहा, मैंने जिसका बाहरी कान हो, सबसे आसान पहचान है बाहरी कान से, जिसका बाहरी कान रहे वो है स्तनधारी। तो स्तनधारी और क्या, पक्षी, इसमें हृदय कोष्ठ 4 होता है, 4 चैम्बर का हृदय हुआ। 4 चैम्बर में देखिए 2 ऑरिकिल और 2 वेंट्रिकल ना, 2 ऑरिकिल मान ऊपर में ऑरिकिल और नीचे वेंट्रिकल, 2 और 2 4। तो स्तनधारी पक्षी के हृदय में कितना कोष्ठ, 4। और सबसे ज्यादा कोष्ठ होता है कॉकरोच में। तो कॉकरोच के हृदय में, कॉकरोच को कहते हैं तिलचट्टा, तो कॉकरोच के हृदय में 13 चैम्बर का हार्ट होता है। इस तरह से हार्ट चैम्बर पूछता है, जो हर एक अभी प्राणियों में देखे। 2 नंबर क्वेश्चन अभी चल रहा था और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन अब देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन में क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन में तो दिखाते हैं। 3 में है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को कहा जाता है, खाली जगह है में पहला चॉइस है वर्ग, दूसरा तत्व, तीसरा इकाई, चौथा आवर्त। तो पहले आंसर लिख दें, 3 का है ए। देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभ को हम लोग कहते हैं, उदग्र का इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकल, तो उदग्र स्तंभ को कहते हैं वर्ग। वर्ग को लिखते हैं इंग्लिश में ग्रुप, वर्ग यानी ग्रुप। और क्षैतिज कतार को हम लोग कहते हैं आवर्त। क्षैतिज कतार को क्या कहेंगे, आवर्त, क्षैतिज। और आवर्त को इंग्लिश में कहते हैं पीरियड। तो उदग्र स्तंभ को वर्ग और क्षैतिज कतार को आवर्त। वर्ग की संख्या है 9, मेंडलीव के अनुसार वर्ग की संख्या 9, आवर्त की संख्या 7। ही पूछता है कि मेंडलीव के अनुसार वर्ग की संख्या कितनी है, 9, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या अब 18 है और आवर्त की संख्या 7 ही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे थे और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4 में है खाली जगह पहले, और पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला क्या है, तो एल्युमिनियम। तो 4 का आंसर हो गया डी। पृथ्वी में या पृथ्वी क्रस्ट में कहिए सबसे ज्यादा होता है ऑक्सीजन, क्रम से अगर देखा जाए ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम ना, और उसके बाद फिर अन्य तत्व है। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम। लेकिन अगर धातु कहे, ध्यान रखना है कि अगर धातु कहेगा तो धातु में है एल्युमिनियम सबसे ज्यादा। अगर कहेगा कि पदार्थ सबसे ज्यादा पृथ्वी में क्या, या पृथ्वी क्रस्ट में सबसे ज्यादा पदार्थ क्या, तो आपको कहना होगा ऑक्सीजन, और उसके बाद सिलिकॉन। अब क्रम पूछ देगा तो ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, और उसके बाद जो भी तत्व आएगा लिखाएगा। 3 नंबर हो गया 4। और अब देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि गति का द्वितीय नियम दर्शाता है, मैंने न्यूटन का गति नियम, न्यूटन का द्वितीय गति नियम दर्शाता है। तो इसका पहले आंसर हम लोग लिख लें डी, आंसर नंबर डी। तो देखिए न्यूटन का 3 नियम है, तो न्यूटन का प्रथम गति नियम, तो न्यूटन का प्रथम गति नियम में क्या कहा गया कि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, या एक समान चाल से किसी सरल रेखा में गतिशील है तो गति में रहेगी। कब तक, जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। ये हो गया न्यूटन का प्रथम गति नियम। दूसरा नियम क्या है कि किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में, पिंड माने वस्तु, किसी पिंड में उत्पन्न किया गया त्वरण
बल के समानुपाती, बल के समानुपाती और द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ए से लिखते हैं त्वरण, तो एफ से बल, तो त्वरण बल के समानुपाती, एम माने मास, मास के क्या व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये हो गया न्यूटन का द्वितीय नियम। और तृतीय नियम में क्या है कि क्रिया एवं प्रतिक्रिया बराबर किंतु विपरीत दिशा में होता है, और यह दो भिन्न निकायों पर कार्य करता है या दो भिन्न पिंडों पर कार्य करता है। जैसे हम बोर्ड पर बल लगा रहे हैं, तो बोर्ड हम पर बल लगाएगा, तो हम कर रहे हैं क्रिया, अब बोर्ड क्या कर रहा है, प्रतिक्रिया। तो यहाँ दो वस्तु है, दो भिन्न वस्तु, एक हाथ है अब एक बोर्ड, तो दो वस्तु भिन्न भिन्न वस्तु पर बल लग रहा है। अब बल एक दूसरे के विपरीत, तो हम बोर्ड पर बल लगा रहे हैं, बोर्ड हम पर बल लगाएगा। तो एक नियम कहलाएगा न्यूटन का तृतीय गति नियम। तो ये 4 में था चॉइस में। चौथा चॉइस था कि किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर, गति यानी वेग के परिवर्तन की दर यानी त्वरण हुआ, शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होता है। यही नियम में कहा गया, जिसे ए प्रोपोर्शनल एफ लिखे हैं या ए प्रोपोर्शनल एम, 1 प्रोपोर्शनल एम, इसी को लिख दिया है लैंग्वेज में, जो ग्रुप डी में आपका चॉइस है। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 में है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग खाली जगह है तक की देरी हो सकती है। पहला चॉइस है 1 मिनट, दूसरा 4 मिनट, तीसरा 2 मिनट, चौथा 3 मिनट। तो इसका आंसर हम लोग पहले दे दें सी, यानी 2 मिनट। देखिए अगर पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं हो तो देखते हैं कि दिन की अवधि 4 मिनट घट जाती है, रात की अवधि 4 मिनट बढ़ जाती है, लेकिन दिन रात की अवधि में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसमें कारण क्या है, तो अपवर्तन के, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। अपवर्तन के कारण क्या, सूर्योदय अभी नहीं हुआ लेकिन सूर्य दिखाई दे देता है 2 मिनट पहले, तो सूर्योदय के समय 2 मिनट पहले, और सूर्यास्त हो चुका होता है, तो सूर्यास्त हो गया, तो सूर्यास्त होने के बाद भी 2 मिनट तक आप सूर्य देख लेते हैं। किसके कारण, तो अपवर्तन के कारण। तो 2 मिनट सूर्योदय के पहले देखे और 2 मिनट सूर्यास्त के बाद, टोटल समय कितना हो गया, 4 मिनट। अर्थात दिन 4 मिनट से ज्यादा है। अगर वायुमंडल में ये अपवर्तन न हो तो ये 4 मिनट क्या हो जाएगा, दिन में कम हो जाएगा, और दिन में कमेगा तो रात दिन मिला के 24 घंटा ना होगा, तो दिन कम तो रात ज्यादा। लेकिन रात दिन की अवधि में कोई परिवर्तन नहीं है। 3 क्वेश्चन इससे निकलता है और ये तीनों है उपयोगी। तो ये देख रहे थे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का। तो 2 मिनट का मतलब क्या कि सूर्योदय के पहले 2 मिनट और सूर्यास्त के बाद भी 2 मिनट। अगर टोटल समय पूछेगा तब 4 मिनट अलग अलग दे रहा है, सूर्योदय और सूर्यास्त, तो 2 और 2। तो इसका आंसर सी हो गया। और 7 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर का भी देख चुके। प्रकाश के अपवर्तन से, प्रकाश भी बहुत उपयोगी है। लाइट हम लोग शुरू करेंगे टारगेट में भी। बायोलॉजी का कुछ क्वेश्चन कर लें, जिससे जो मेन है सेल खत्म हो चुका, टिश्यू करेंगे, टिश्यू के बाद ये वर्गीकरण है, वर्गीकरण करके 1-2 चैप्टर पूरा करेंगे, और तब फिजिक्स में हम लोग भिड़ेंगे। फिजिक्स में भी 2-4 चैप्टर कर लेंगे मेन मैंने परीक्षा के व्यू से, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाना है। और उसके बाद केमिस्ट्री 1-2 चैप्टर कर लेंगे मेन, जिससे आवर्त सारणी है, बहुत उपयोगी है, पीरियोडिक टेबल। उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनिक कंपाउंड वाला भी पूछता है, तो 3-4 चैप्टर उसका भी उपयोगी है। तो मेन क्वेश्चन पहले मेन चैप्टर कर लें, जिससे कि हमें क्वेश्चन आसानी से पकड़ा सके। तो ये देख रहे थे हम लोग कितना नंबर, 6 नंबर का। 6 नंबर क्वेश्चन हो चुका। और अब आते हैं हम लोग 7 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 7। ये 7 में क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसमें है कि निम्नलिखित में कौन सा समूह से संबंधित नहीं है। पहला है स्विच, दूसरा बल्ब, तीसरा फिलामेंट और चौथा रस्सी। देखिए स्विच, बल्ब, फिलामेंट ये विद्युत से रिलेटेड है, लेकिन रस्सी इस ग्रुप में नहीं आएगा,
इसलिए आंसर कौन सा छट जाएगा, रस्सी, यानी 7 का डी हो गया। तो आंसर हो गया 7 का डी। और चलेंगे अब 8 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 8। 8 का देखिए, 8 में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। देखिए, पुरुष प्रजनन में कौन सा प्रणाली या का हिस्सा नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी, यानी 8 का डी, अंडाशय। अब दिखाते हैं आगे। देखिए, अंडकोश जिसको कहते हैं स्क्रोटम, जिसमें टेस्टिज होता है, तो अंडकोश किसमें, पुरुष में होता है। शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका में कि स्पर्म को ढोने वाली एक नली होती है, तो किसमें होगा, पुरुष में, तो शुक्रवाहिका पुरुष में। अंडकोश जिसको कहते हैं स्क्रोटम, वो हो गया पुरुष में। अगला है वृषण, जिसको हिंदी इंग्लिश में कहते हैं टेस्टिज, टेस्टिज किसमें होता है, पुरुष में। और अंडाशय यानी ओवरी किसमें होता है, तो महिला में। तो महिला में जनन तंत्र का, जनन तंत्र में आता है कौन, अंडाशय। बाकी 3 जो पार्ट देख रहे थे वो नर जनन तंत्र का पार्ट है। अंडकोश का ताप पूरे शरीर के ताप से 2 डिग्री सी या 3 डिग्री सी कम रहता है। पूछता है कि हमारे शरीर में सबसे कम ताप किसका होता है, तो अंडकोश का होता है ना। ये बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, लगभग 37 डिग्री सी, और अंडकोश का हो जाएगा 2 डिग्री कम कर दीजिए, मैंने कि 35 या 34 डिग्री सी रहेगा। ये क्वेश्चन भी बहुत उपयोगी है। और 8 नंबर का क्वेश्चन देख रहे थे, अब देखेंगे 9 नंबर। 8 का क्या लिखे, डी। और उसके बाद अब 9 नंबर में देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। 9 में क्या है क्वेश्चन कि आधुनिक आवर्त सारणी के 6ठे आवर्त में कितने तत्व मौजूद हैं। तो आंसर पहले लिख दें सी, यानी 32। तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7, मेनली फेमिलियत नहीं रहेगा, लेकिन वर्ग की संख्या आधुनिक आवर्त सारणी में 18 है, जबकि मेनलीफ में होता है 9। तो पहला आवर्त सबसे छोटा आवर्त है, इसमें तत्व की संख्या 2, दूसरा आवर्त में 8, तीसरा में 8, चौथा 18, पांचवा 18, छठा 32, सातवां अधूरा। 7 आवर्त है। तो कभी पूछता है कि निम्नलिखित में कौन तत्व अधूरा है, निम्नलिखित में कौन सा आवर्त अधूरा है, कौन सा आवर्त सबसे छोटा है, कौन सा आवर्त बड़ा है, यही क्वेश्चन इसमें निकलेगा। तो पहला आवर्त सबसे छोटा आवर्त है, पहला आवर्त। तो पहला आवर्त में 2 तत्व, और 2 तत्व में कौन कौन, हाइड्रोजन और हीलियम, ये 2 तत्व है। दूसरा आवर्त में 8 तत्व, तीसरा में 8, चौथा 8, पांचवा 18, 2, 8, 8, 2, 8, 8, 18, चौथा में 18, पांचवा 18, छठा 32, सातवां अधूरा। तो इस तरह से अब 7 आवर्त में तत्व की संख्या देख चुके हम लोग, अधूरा। तो याद कैसे रखेंगे, 2, 8, 8, 18, 18, 32। जैसे मोबाइल नंबर आप याद रखते हैं, तो ये केमिस्ट्री का मोबाइल नंबर हो गया 2, 8, 8, 18, 18, 32, और 7वां अधूरा। ऐसे ही याद हो जाएगा, 2, 8, 8, 18, 18, 32, और 7वां अधूरा। तो ये पूछता है आवर्त से। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। और 10 नंबर क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। 4 रासायनिक समीकरण दिया हुआ है, तो इसमें आंसर हो जाएगा डी। पहले डी लिख लें आंसर, और उसके बाद देखेंगे। इसमें दिया है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से संयोग कर क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से संयोग कर क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहां देखेंगे
बैलेंस कैसे करते हैं, अणु परमाणु को हम लोग को बराबर रखना है। तो यहां देखिए 2 ऑक्सीजन, यहां पर है 1 ऑक्सीजन, तो अगर हम 2 लिख देंगे तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। 2 यहां पर नहीं लिखेंगे बल्कि लिखते हैं कहां, बाईं ओर लिखा जाता है। तो 2 ऑक्सीजन हो गया। और मैग्नीशियम कई गो, 2 यहां कितना है 1, तो अगर हम 2 कर दें तो मैग्नीशियम भी बराबर हो गया इसका 2 मैग्नीशियम, यहां भी 2 मैग्नीशियम, 2 ऑक्सीजन और यहां भी 2 ऑक्सीजन। तीसरा से बैलेंस समीकरण कौन सा हो गया, डी। तो ये क्वेश्चन नंबर था 10, तो 10 का हो गया डी। अब चलते हैं 11 नंबर। 11 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर में 11 में है कि ठोस के पिघलने के दौरान इसका ताप, खाली जगह है और उसके बाद 4 चॉइस, तो आंसर पर लिख दें इसका बी। देखिए जैसे बर्फ है तो बर्फ कितना डिग्री पर आता है, 0 डिग्री सी। 0 डिग्री सी पर क्या है, बर्फ। यही बर्फ जब जल में बदल जाएगा तभी ताप रहता है 0 डिग्री सी। जबकि उष्मा खर्च हुआ, बिना उष्मा का अवस्था परिवर्तन नहीं होता है। ठोस है, ठोस में हम जब उष्मा देंगे तो द्रव में बदलेगा, द्रव में उष्मा देंगे तब वो गैस में बदलता है। तो उष्मा देना पड़ता है ठोस को, तब द्रव में बदलता है, द्रव को गैस में। लेकिन जैसे मान लो बर्फ है तो 0 डिग्री सी पर बर्फ, अब जल भी 0 डिग्री सी पर, तो उष्मा कहां गया, तो ये उष्मा खर्च हो जाता है बर्फ को पिघलाने के लिए। यानी गुप्त उष्मा के रूप में ये हुआ। जो उष्मा अवस्था परिवर्तन में ताप में परिवर्तन न लाता है तो वो कहलाता है गुप्त उष्मा। तो गुप्त उष्मा होता है बर्फ के लिए। कहीं पूछ जाता है कि बर्फ का गुप्त उष्मा कितना, तो बर्फ का गुप्त उष्मा 80 कैलोरी पर ग्राम। 80 कैलोरी पर ग्राम, ये भी बहुत उपयोगी है। और वाष्पन की गुप्त उष्मा, जैसे जल है वाष्प के रूप में बदलेगा, अवस्था चेंज हो रहा है, अवस्था परिवर्तन हो लेकिन ताप में कोई परिवर्तन नहीं हो, तो इसको कहते हैं गुप्त उष्मा। तो वाष्पन की गुप्त उष्मा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इंग्लिश में, वाष्पन की गुप्त उष्मा, वाष्पन की गुप्त उष्मा 540 कैलोरी पर ग्राम। तो इससे रिलेटेड हम लोग को क्वेश्चन निकल रहा था। जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन निकलेगा निकालते जाना है। डिटेल जितना पढ़ेंगे उतना कंसेप्ट क्लियर होगा और साथ साथ किसी परीक्षा के लिए हम लोग योग्य हो पाएंगे ना। कोई भी परीक्षा में काम देगा, इसलिए हम लोग को पढ़ना है डिटेल। तो 11 का हो गया बी। अब चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 11 का भी देख चुके, अब देखेंगे 12 नंबर। 12 में क्या है, 12 में है कि 800 किलोग्राम भार वाली एक कार के वेग को 5 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ाने के लिए किया गया कार्य क्या होगा। कितना से कितना करना है, 5 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड ना। तो इसको देखिए 12 नंबर का पहले ना हिसाब बना लें, उसके बाद इसमें भरा जाएगा। तो कार्य का मतलब क्या हो गया कि W बराबर हो जाएगा हाफ mv²। तो हाफ है। अब मास कितना है, मास है 800 किलोग्राम। अब वेग कितना चेंज हो रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड, यानी 10 और -5 वेग परिवर्तन यहां दिया जाता है। तो 10 - 5 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हाफ 800। अब 5 का स्क्वायर 25, आइए 2 से काट दीजिए 400, तो 25 चौका 100 और 2 जीरो है 2 जीरो, तो कितना आ जाएगा 10,000 जूल। 10,000 जूल मैंने कि ऐसा लिख सकते हैं 10 और 1000 को हम लोग किलो लिखेंगे तो 10 किलो जूल भी लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 10 किलो जूल। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ए, यानी 12 नंबर का हो गया ए, 12 का ए। फिर देखिए इसमें कार्य के लिए का W बराबर, तो इसे mgh भी आप देखते हैं,
लेकिन क्वेश्चन के अनुसार देखना है वेग कितना हो रहा है, 5 से बढ़ करके 10, तो वेग परिवर्तन देना होगा। तो वेग परिवर्तन कितना, 10 घटाओ 5 का होल स्क्वायर, और हाफ का हाफ, और m का हो गया 800, तो हाफ mv स्क्वायर में सूत्र पर बैठेगा हाफ mv स्क्वायर पर। कट करके हमको आया 10 किलो जूल। ये भी क्वेश्चन बहुत उपयोगी है और हर एक परीक्षाओं में प्राय पूछा है। न्यूमेरिकल भारी नहीं होता है, अगर थ्योरी मजबूत है तो न्यूमेरिकल में कुछ नहीं है। ये ऊर्जा प्रमेय के सिद्धांत से था क्वेश्चन। ये नंबर था 12 है। और अगला हम क्वेश्चन देखते हैं 13 में। देखिए क्वेश्चन क्या है इसमें कि दो बल्बों में से एक दूसरे की तुलना में अधिक चमकता है। दो बल्ब है, एक ज्यादा चमक देता है, एक कम देता है, वो डिम जलता है, एक वो तेज जल रहा है। तो कौन सा बल्ब का प्रतिरोध उच्च होगा? माने बल्ब मंद जल रहा है उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा कि तीव्र वाला का ज्यादा होगा, क्वेश्चन रहा। और इसका आंसर पहले दे दें डी। अब आंसर डी क्यों होगा ये देखेंगे। तो घर में बल्ब जो जुड़ा रहता है वो समांतर क्रम में होता है। बल्ब पूछता है कि घर में पंखा है, बल्ब है, हीटर है, कैसे जुड़ता है? तो समांतर क्रम में। जो मास्टर बल्ब होता है सीरीज बल्ब, वो श्रेणी क्रम में ना, तो सीरीज बल्ब श्रेणी में, और घर में जो भी है सब समांतर में। तो इसका मतलब क्या कि बल्ब कैसा जुड़ा हुआ है? समांतर। और समांतर में जब जुटेगा तो एक सूत्र है इसके लिए तो कि P प्रोपोर्शनल होता है 1/R। समांतर के लिए एक सूत्र होगा P प्रोपोर्शनल 1/R, जहां P का मान हो गया पावर माने शक्ति, और R माने रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। अगर प्रतिरोध ज्यादा होगा तब पावर कम, और अगर प्रतिरोध कम तो पावर ज्यादा। तो अगर प्रतिरोध ज्यादा है तो पावर कम जाएगा, पावर में शक्ति कम जाएगा, शक्ति कमेगा तो बल्ब डिम हो जाएगा। तो इस तरह से कह रहा है कि अगर प्रतिरोध उच्च रहे तो बल्ब क्या होगा? डिम। तो डिम लाइट के लिए प्रतिरोध उच्च हो गया, इसलिए आंसर 13 का कौन सा देंगे? डी। तो आंसर हो गया 13 का डी। 13 क्वेश्चन अभी देखें। इसके बाद देखेंगे 14 नंबर। 14 में देखिए क्या है। 14 में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है? ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है कि वैसी क्रिया जिसमें ठोस गर्म होकर के वाष्प में परिवर्तित होता है और वाष्प पुनः ठंडा होकर के ठोस में बदल जाता है। तो इस क्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन, है ना। पदार्थ का नाम हो गया सब्लिमेट माने ऊर्ध्वपातक। तो आंसर इसमें पहले हम लोग लिख लें। पहले क्वेश्चन क्या देखे कि निम्नलिखित में कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है ना, नहीं है। तो ये हो गया ए। अब बाकी चॉइस देखें। अमोनियम क्लोराइड जिसको नौसादर कहते हैं, तो अमोनियम क्लोराइड क्या ऊर्ध्वपातक है, जो ठोस से वाष्प में, वाष्प फिर ठोस में बदल जाएगा। नेफ्थलीन, कपूर, ये सब ऊर्ध्वपातन के उदाहरण हैं। ऊर्ध्वपातन क्यों किया जाता है? तो शुद्धिकरण के लिए करते हैं। ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन इंग्लिश में कहेंगे सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। तो ऊर्ध्वपातन का मतलब क्या कहे कि वैसी क्रिया जिसमें ठोस को जब गर्म किया जाता है तो ये बदल जाता है वाष्प में द्रव में ना आएगा, सीधे बदलेगा वाष्प में, और वाष्प को ठंडा करेंगे तो ये पुनः बदल जाएगा ठोस में। तब ऐसी क्रिया को हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वपातन। तो ऊर्ध्वपातन में अभी दिखाए उदाहरण कपूर, नेफ्थलीन, ये अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, ये सब ऊर्ध्वपातित पदार्थ हैं। इसमें ऊर्ध्वपातन की क्रिया होती है। तो 14 नंबर का क्वेश्चन अभी देख रहे थे। 14 का ए हो गया, यानी कौन नहीं है? तो सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट ऊर्ध्वपातित पदार्थ नहीं है। 14। 15 नंबर क्वेश्चन। 15 में देखिए क्या है। 15 में है कि एक वस्तु को एक उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है।
तो निर्मित होने वाले छवि होगी, छवि माने प्रतिबिंब। तो आभासी और छोटी पहला चॉइस था, दूसरा आभासी और बड़ी, तीसरा वास्तविक और बड़ी, छोटी, वास्तविक और बड़ी। तो 4 गो चॉइस था, तो हमारा चॉइस आएगा पहले ए, 15 का आएगा ए। तो उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु अनंत ध्रुव के बीच हो तो उससे बना प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा, आभासी को हम लोग काल्पनिक भी कहते हैं। अब उत्तल दर्पण में देखिए इस तरह का ये रहा उत्तल दर्पण। उत्तल का माने कि वैसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो, उ माने उठा हुआ, और उसे उत्तल, इसको इंग्लिश में कहेंगे कॉन्वेक्स। ये पोल है, आई मेन एक्सिस है। तो अनंत ध्रुव का पोल यानी ध्रुव, अनंत ध्रुव के बीच कोई वस्तु रखते हैं तब उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत ध्रुव के बीच। मान लें कि यहां पर कोई वस्तु है, ये टकरा करके लौट जाएगा इससे। 2 किरण पर विचार करते हैं, ये टकरा के लौटेगा, जहां पर दोनों किरणें कटते हैं वहां पर प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब कैसा देख रहे हैं? वस्तु से छोटा, ये कल्पना करके बनाए हैं तो हो गया काल्पनिक। काल्पनिक को कहेंगे आभासी, और वस्तु से छोटा। यही स्थिति है उत्तल दर्पण की। तो उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा हमेशा रहेगा। और अवतल में छोटा भी बन सकता है, बड़ा भी बन सकता है, अब वस्तु के बराबर भी हो सकता है। तो ये था 15 नंबर क्वेश्चन। और चलेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। नंबर 16 में देखिए क्या है क्वेश्चन। 16 में है कि एक संपीड़ित स्प्रिंग में खाली जगह है, ऊर्जा होती है। संपीड़ित का मतलब क्या होता है? कंप्रेस्ड। कंप्रेस्ड में दबा हुआ, जैसे स्प्रिंग दबा हुआ है तो उसमें कौन सी ऊर्जा? तो स्थितिज ऊर्जा। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? ए नंबर, मतलब स्थितिज ऊर्जा। कंप्रेस्ड में कौन सी ऊर्जा हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा। गद्दी पर बैठते हैं, गद्दी धस जाता है तो कौन सी ऊर्जा उसमें है? स्थितिज ऊर्जा है। तो स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण, घड़ी में चाबी देकर संचित की गई ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा है। ऊंचाई पर स्थित जलाशय, उसमें स्थितिज ऊर्जा। तो स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। अब चलती हुई ट्रेन गतिज ऊर्जा, दौड़ता हुआ बालक गतिज ऊर्जा। छत पर अगर दौड़ता हुआ बालक रहेगा तब तो इसमें स्थितिज और गतिज दोनों होगा, क्योंकि छत का मतलब क्या? ऊंचाई। तो ऊंचाई का मतलब एच हुआ। बच्चा है तो इसमें मास होगा, 2 किलोग्राम का हो, 4 किलोग्राम मास है उसमें, और जी लगेगा ही, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, तो mgh होगा। अब बच्चा दौड़ रहा है तो उसका वेलोसिटी होगा, मास होगा, तो गतिज ऊर्जा हो जाएगा। तो छत पर दौड़ता हुआ बालक, उड़ती हुई चिड़िया, उड़ता हुआ वायुयान, इसमें स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा दोनों है। इस तरह का क्वेश्चन रहता है, इस पर भी हम लोग ध्यान देंगे। और ये था क्वेश्चन नंबर 16। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 17 में क्या है कि खाली जगह पहले दिया है के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। तो देखिए मेंडलीफ का आवर्त सारणी है, मेंडलीफ का नियम कहिए, मेंडलीफ का नियम। मेंडलीफ ने कहा कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। आवर्त फलन का मतलब क्या हुआ कि तत्व को अगर आवर्त सारणी में बार बार सजाते जाएं तो एक वर्ग में जो भी तत्व आएगा उनका गुण समान होगा। तो इन्होंने परमाणु भार के आधार पर आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया था। किसने? मेंडलीफ। और मोसले का आवर्त नियम क्या है कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण इनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। अर्थात तत्वों को परमाणु संख्या के आधार पर बढ़ते क्रम में आवर्त सारणी में अगर सजाते हैं तो एक वर्ग में जो भी तत्व आएगा उनका गुण समान होगा। यह है मोसले का आवर्त नियम। तो मोसले का आवर्त नियम परमाणु संख्या पर
अब मेंडलीव का आवर्त नियम परमाणु भार के आधार पर, ये दोनों को हम लोग को देखना होगा, दोनों को हम लोग को याद रखना होगा, क्योंकि आवर्त सारणी से क्वेश्चन बहुत सा उठता है ना। तो केमिस्ट्री जब शुरू करेंगे तो हम शुरू करेंगे आवर्त सारणी से ही। तो ये तब 17 का कौन सा हो गया, डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि अमीबा में प्रजनन कैसे होता है, प्रजनन की रिप्रोडक्शन। तो अमीबा में प्रजनन की क्रिया अनुसार हो जाएगा डी, यानी द्विखंडन, द्विखंडन इसको कहते हैं बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन। द्विखंडन का मतलब होता है कि अमीबा, मान ली कि अमीबा है, पहले गोलाकार रचना बना, और इसके बाद बीच में संकुचन होता है और ये दो भागों में बढ़ जाता है, इस तरह से दो नए जीव का निर्माण होता है। तो ये हो गया द्विखंडन। एक होता है बहुविखंडन, ये भी अमीबा में होता है। तो बहुविखंडन में क्या होता है कि एक केंद्रक है, एक कई भागों में बढ़ जाता है, अब प्रत्येक भाग कोशिका द्रव्य से घिर जाता है। तो क्या होगा, इसमें प्रेशर पड़ेगा वाल पर, वाल प्रेशर पड़ेगा तो बस्ट कर जाएगा और नए जीव स्वतंत्र हो जाएंगे। तो द्विखंडन और बहुविखंडन इसमें दोनों होगा, लेकिन द्विखंडन बाइनरी फिजन अनुकूल स्थिति में होता है। अनुकूल का माने कि जब उचित ताप रहे, जल मिले, तब उस समय द्विखंडन। अब प्रतिकूल स्थिति माने कि ताप ज़्यादा रहे चाहे कम रहे, ताप उचित न मिले, जल उचित न मिले, तो हो गया क्या, प्रतिकूल स्थिति। तो प्रतिकूल स्थिति में बहुविखंडन मल्टीपल फिजन, और अनुकूल स्थिति में बाइनरी फिजन यानी द्विखंडन। अब देखिए चॉइस में था इसमें मुकुलन, बडिंग भी। तो बडिंग के द्वारा किस में होता है, तो हाइड्रा में। हाइड्रा में बड मन होता है कली, बड मने कली, तो हाइड्रा में कली निकलता है इस तरह से। ये बढ़ते जाता है ना, ये अंततः टूट जाता है और टूट करके नए जीव का निर्माण करता है। तो ये कहलाता है बडिंग। ईस्ट में भी ऐसा होता है, बडिंग मतलब नया एक प्रोजेक्शन निकलता है, वो प्रोजेक्शन टूट जाता है, फिर नए जीव का निर्माण करता है। तो ईस्ट में, हाइड्रा में किस तरह के जनन, मुकुलन द्वारा। मुकुलन को इंग्लिश में बडिंग। चलिए लेंगे, हो गया ये 18 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। तो क्वेश्चन 18 का क्या कहे, डी। और अब चलते हैं 19 नंबर, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, उन्नीस नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है। पहले आंसर लिख दें, इसका है आंसर ए। अब देखिए अंतरकोशिकीय का मतलब होता है कोशिका के अंदर का क्षेत्र। तो पैरेन्काइमा, आंसर दिया है पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये आता है सिंपल टिश्यू में। ये पौधा मिलता है, इसको कहते हैं सिंपल टिश्यू। तो पैरेन्काइमा का काम होता है भोजन स्टोर करना। कोलेन्काइमा का काम है यांत्रिक सहारा देना। स्क्लेरेन्काइमा का भी काम है यांत्रिक सहारा प्रदान करना। तो कोलेन्काइमा, पैरेन्काइमा का वाल सेलुलोज का बना होता है, कोलेन्काइमा का वाल सेलुलोज का भी बना होता है, कहीं पेक्टिन भी रहता है, और स्क्लेरेन्काइमा का वाल में लिग्निन नामक पदार्थ का जमा होता है, जिसके कारण वो कठोर होता है ना। तो ये तीन चॉइस में तो क्या, पैरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेस बड़ा और फिर स्पेस धीरे धीरे छोटा होने लगता है। तो ये आपको दिखा रहे थे क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 का हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। 20 में क्या है,
क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 में है कि 80 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु 60 मीटर पर सेकेंड के वेग के साथ गतिमान है, तो वस्तु में उत्पन्न संवेग कितना होगा। संवेग पूछा है, आंसर इसका लिख दे पहले ए। अब देखिए संवेग के लिए, संवेग को P से लिखते हैं तो P बराबर होता है m इंटू वी। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है संवेग। ये हो गया संवेग, ये द्रव्यमान और ये वेग। तो P बराबर मास, बोलिए मास कितना दिया है, 8 मास दिया है 80 किलोग्राम, मास है 80 किलोग्राम और गुणे वेग इसका है 60 मीटर पर सेकेंड। तो हो गया 8 छक 48 पर 2 गो 0, 4800। मास का हो गया किलोग्राम और इसका मीटर पर सेकेंड, तो आंसर हो गया 4800 किलोमीटर पर सेकेंड। P बराबर mv, संवेग निकालना होगा तो इसके लिए सूत्र क्या है, P बराबर mv। संवेग क्या है तो कहेंगे मात्रा या द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंपल्स, मोमेंटम, सॉरी, इसको इंग्लिश में कहते हैं मोमेंटम, संवेग। तो 20 क्वेश्चन देख रहे थे, 20वां क्वेश्चन। अब हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 का देखिए। 21 में है कि एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका खाली जगह तक लंबी हो सकती है। तो हम लोग का तंत्रिका कोशिका, हमारे शरीर का तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका है और इसका माप है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर लगभग रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, इसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूरॉन, न्यूरॉन। आगे हम लोग लिखा भी चुके हैं कि सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा एपीपीएलओ, डायमीटर में सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा और लंबाई में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है। तो ये हो जाएगा न्यूरॉन, जिसकी लंबाई लगभग 1 मीटर है, यानी 100 सेंटीमीटर। तो 21 का हो गया। 22 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए क्या है। 22 में कि 2 किलोग्राम भार वाली एक वस्तु 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान है। तो इस पर लगने वाला शुद्ध बल है, माने इस पर कितना बल लगेगा। अब बल के लिए आप जानते हैं क्या, F बराबर एम ए। F बराबर क्या होता है, एम ए द्रव्यमान गुना त्वरण, एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो ये 2 किलोग्राम है तो 2 और ए कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 दूनी 8 क्या न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन। ऐसे इसको न्यूटन को हम लोग लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही हम लोग न्यूटन कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 22 का बी हुआ। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। 23 में कि एक मिश्र धातु में 42% चांदी थी। यदि मिश्र धातु की मात्रा में 147 ग्राम चांदी थी तो मिश्र धातु में दूसरे तत्व की मात्रा कितनी थी। चांदी दिया है कितना परसेंट, 42% है ना, चांदी दिया है 42% और दूसरे तत्व की मात्रा पूछा है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी। लेकिन कैसे आएगा सी, ये देखना है। 42% चांदी का मतलब क्या हुआ कि 42 ग्राम चांदी है, जबकि मिश्र धातु कितना है 100 ग्राम। 42 ग्राम चांदी है कितना ग्राम में, 100 ग्राम में। इसलिए 1 ग्राम में कितना 100 अब बटे 42, और इसलिए कितना ग्राम चांदी थी तो 147 ग्राम चांदी थी।
तो मिश्र धातु कितना हो जाएगा, तो 100 अब बटे 42 और ऊपर में लिखा आएगा 147। तो ये हो गया आपको 50 दूना 100 21, अब 21 सत्ते 47 से तो 7 पचे 35 350 ग्राम। तो मिश्र धातु कितना हो गया, 350 ग्राम हुआ। अब ध्यान देंगे 300 ग्राम तो मिश्र धातु है और इसमें 147 ग्राम चांदी है, तो शेष बचेगा। तो शेष कैसे निकालेंगे, घटाना होगा। तो शेष जो बचेगा ना, शेष ना दूसरा धातु होगा, तो 350 घटाओ 147 चांदी है, 147 तो कितना हो जाएगा 203 ग्राम। तो ये 203 ग्राम हो गया दूसरा तत्व। तो ये आंसर कौन सा, सी हो गया। तो 23 का नंबर का सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 23 का हो गया, 24 में आएंगे। न्यूमेरिकल भी इसमें पूछता है, ग्रुप डी में भी खूब क्वेश्चन पूछता है घुमा घुमा करके ना, एनटीपीसी में भी पूरा घुमाएगा, इसलिए कंसेप्चुअल पढ़ना बहुत जरूरी होता है। खाली ABCD से भी काम ना चलेगा कि इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर बी होगा, रटने से कोई काम नहीं आएगा। कंसेप्ट बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। और 2 टेस्ट अभी चल रहा है सप्ताह में, शनिवार और रविवार, और 4 दिन क्लास चल रहा है। तो क्लास को भी समझना होगा, क्लास में भी क्वेश्चन एक से उठता है या कैसे पूछा जाता है वो भी बतलाते हैं, लास्ट में क्वेश्चन भी लिखाते हैं, तो वहाँ भी देखना जरूरी है, टेस्ट भी देना जरूरी है ना। तो इसको देखते भी रहें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें ना, तब उससे क्या होता है कि मनोबल बढ़ता है ना, और बोलने की इच्छा करती है। अब अगर सब्सक्राइबर की संख्या ज़्यादा हो जाए तो हम लोग लाइव में आते हैं, लाइव में सबसे पूछते भी कि किनको क्या दिक्कत है, दिक्कत के अनुसार फिर हम सॉल्व करते हैं। इसलिए शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें ना, तो इससे मनोबल बनते जाएगा और काम करने का भी मन करता रहेगा। तो अब है 23 नंबर हो चुका, अब है 24, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। एक गेंद को 24 में है कि एक गेंद को 20 मीटर पर सेकेंड के वेग के साथ ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है, ऊर्ध्वाधर में वर्टिकल सीधे ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है, और 3 सेकेंड बाद इसके विस्थापन का मान क्या होगा। विस्थापन यानी कि हमको दूरी निकालना है। कोई गेंद को हम ऊपर की ओर फेंके हैं ना, तो 3 सेकेंड में कितना ऊपर पहुंचेगा और चाल कितना है, वेग कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड। जी का मान दिया हुआ है, तो इसका पहले आंसर हम लिख लें ए। अब देखिए जो दिया रहता है पहले लिख लीजिए, उसके बाद देखेंगे कि कौन सा इसमें सूत्र लागू होगा। तो इसमें पहला दिया है कि 20 मीटर पर सेकेंड, यानी वेग दिया हुआ है u 20 मीटर पर सेकेंड, और टाइम दिया है, टाइम सेकेंड में है 3 सेकेंड टाइम दिया हुआ है। विस्थापन पूछ रहा है, अच्छा जी भी दिया हुआ है, जी का मान दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अब पूछ रहा है विस्थापन माने दूरी, h भी लिख सकते हैं चाहे s भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा h बराबर, याद होगा h बराबर ut। अच्छा नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, तो जब नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो यहाँ -12 GT स्क्वायर ut। तो कितना हो जाएगा 20 3 में गुना 20 तिहाई 60 और -1/2 और जी का मान 10 और टी है 3 तिहाई 9। तो ये कट जाएगा, 9 पचे 45, 60 में 45 घट जाएगा तो कितना 15 मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 मीटर, अर्थात चॉइस नंबर ए। तो ये 24 का हम लोग देख रहे थे ए। और लास्ट क्वेश्चन, लास्ट है 25। तो 25वां क्वेश्चन अब देख लेंगे हम लोग। 25 में क्या क्वेश्चन कह रहा है, 25 नंबर 25 में है कि निम्नलिखित में से किसकी विद्युत प्रतिरोधकता सबसे कम है।
जहां विद्युत प्रतिरोधकता कम तो समझिए चालकता ज्यादा, उल्टा होता है प्रतिरोधकता का उल्टा चालकता। तो इसका आंसर पर लिख लें ए, यानी सिल्वर। तो सिल्वर की चालकता सबसे ज्यादा तो इसकी प्रतिरोधकता कम। चूंकि सूत्र है G बराबर 1/R। G का मतलब होता है चालकता, R का माने रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। तो प्रतिरोध अगर ज्यादा हो जाए तो चालकता कम, और इसका मात्रक, चालकता का मात्रक, ये इंपॉर्टेंट है, चालकता का मात्रक। तो प्रतिरोध का होता है ओम, तो 1/ओम यानी प्रति ओम। ओम के पावर -1 दे दें या इस तरह से देते हैं प्रति ओम, या इसका दूसरा नाम महो है, MHO महो, चिन्ह इस तरह से, या साइमेन वैज्ञानिक के नाम पर है साइमेन। ये हो गया चालकता का, प्रतिरोध का मात्रक ओम है। तो इस तरह से 25 क्वेश्चन अभी हम लोग देख चुके, और फिर अगला टेस्ट फिर संडे को हो जाएगा। इस तरह से सप्ताह में 2 टेस्ट और क्लास हो जाएगा, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, 5 दिन क्लास हो जाएगा। तो ये क्लास का और टेस्ट का, ये दोनों क्लास हम लोग देखते रहेंगे। चूँकि क्लास में भी बहुत सारे क्वेश्चन बतलाते हैं ना, उसका भी डिस्कशन होते रहता है, टेस्ट का भी डिस्कशन होगा, इससे आइडिया मिलेगा, क्वेश्चन बनाने का अभ्यास होते रहेगा ना। तो इस तरह से देखते रहेंगे ना, बनाते रहेंगे क्वेश्चन, अब मेहनत करते रहेंगे, चूँकि रिजल्ट आपके हाथ में रहे ना, सफलता की कामना करेंगे। और आप लोग को धन्यवाद करता हूँ।